लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस चैप्टर था आपका थर्ड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने कितने ग्रुप्स होते हैं, किस किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट रखा जाता है वगैरह वगैरह। फिर आपको पढ़ाया था कि एक एटॉमिक रेडियाई होता है। एटॉमिक रेडियाई क्या रहेगा कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, मेन शेल्स होते हैं। इन मेन शेल्स के क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, पहले वाले का के, एल, एम और एन ऐसे प्रेजेंट, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई क्या कहलाता है, जैसे कोई भी आप एलिमेंट मान के ग्रुप है आपके पास, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम और सीजियम। मान लीजिए लिथियम के इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ तक ही है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन यहाँ तक होंगे, पोटाशियम के इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि याद करो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 और 2s1। इस पर इतना होगा 3s1 लास्ट में, 4s1, 5s1 और 6s1। तो जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा, एक ऑर्बिटल और बना लेते हैं यहाँ पर, ये आपका सी है, ठीक है। अब देखो जी, कहता है जी आपके पास जितना डिस्टेंस कम होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना डिस्टेंस कम होगा उसका रेडियस इतना क्या होगा, कम। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेंगे 3, 4, 5, 6 ऐसे, वैसे वैसे न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस क्या होता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा डिस्टेंस। तो इससे हम क्या पता करेंगे कि जितना किसी का डिस्टेंस होगा, जैसे लिथियम का साइज सिर्फ कितना ही हुआ, तो ये लिथियम का साइज सिर्फ इतना ही है। पोटाशियम, सोडियम का साइज कहाँ तक है, ये 3s ऑर्बिटल है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा जी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे साइज क्या होगा, बोलो, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा जी साइज। लिथियम का साइज इस ग्रुप में सबसे छोटा, और फिर सोडियम का साइज थोड़ा इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा, यानी कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या करता है बच्चे, इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्यों करेगा, कल भी बताया था जी आपको कि आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होती है, बढ़ रही है, 2, 3, 4, 5, 6। और हमें पता है कि जब भी न्यूक्लियस के आप अराउंड दूर जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दूर होते चली जाएगी, इसलिए साइज भी क्या करेगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर आपको बोला था कि अलोंग द पीरियड आप कैसे चेक करोगे, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें ऑर्बिटल सेम रहती है, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, पर इसमें ऑर्बिटल तो सेम रहेगी बट इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, जिससे क्या होगा, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जाना जाता है। और जितना ज़्यादा चार्ज होगा न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है डिस्टेंस उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिस्टेंस उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये लाइन आपको याद रखनी है, सिंपल सी चीज देखिए, याद रखिए, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाएगी तो क्या होगी, इंक्रीज, और लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो क्या होगी, डिक्रीज। अप टू डाउन इंक्रीज और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। कोई भी चीज, कोई भी प्रॉपर्टी अगर नीचे की ओर जाती इंक्रीज होती है तो लेफ्ट टू राइट जाएगी तो डिक्रीज होगी, अगर कोई चीज नीचे डिक्रीज होती है इधर जाएगा तो इंक्रीज, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था आपके पास, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट हो, और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जितना होगा वही उसका क्या होगा, रेडियस होगा, साइज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या है, इसमें कहेगा आपके पास वैसे
कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द outermost electron, the energy required to eject the outermost electron, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम, आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। अब आपको एक एग्जांपल करके दिखाते हैं जी इसके अंदर, ताकि आपको समझ में आए। सपोज करो इसको ऐसे मानते हैं, मान लीजिए आपका लिथियम है, ठीक है। ये लिथियम का मैं न्यूक्लियस मान लेता हूँ। न्यूक्लियस के बाद कौन होता है 1s2, फिर कौन होगा 2s1, ठीक। ऐसे ही आपका सोडियम है, सोडियम का भी न्यूक्लियस है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि लिथियम और सोडियम में से साइज किसका लार्ज है। वो तो हमने वैसे भी पढ़ लिया कि ऊपर वाले लिथियम का साइज छोटा होता है, सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ भी चेक कर लो कैसे किया, न्यूक्लियस से उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है, न्यूक्लियस से इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक को मेजर करो, इतना है जी। और सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है, और हमें यही तो करना होता है। आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लो, उसको ऐसे मेजर करो, दोनों को अगर कंपेयर करना है तो आपको साफ दिखाई देगा साइज किसका बड़ा होगा, सोडियम का साइज बड़ा होगा ना, तो साइज सोडियम का लार्ज होता है। देखो यहाँ से आप पोटेशियम करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर सेम सब कुछ, यहाँ से होता है 3p6, 3s2, 3p6 और 4s1 आता है। तो देखो यहाँ से मेजर करोगे पोटेशियम का साइज और भी बड़ा, ठीक है। ऐसे उसमें 5s1 आएगा, वो यहाँ आ जाएगा, और भी सारे लाइट 6s और भी लार्ज। तो सिंपल सी भाषा में बोलेंगे साइज नीचे जाता तो बढ़ता ही, हमें पता चल गया है। अब कहता है आप क्या बोलेगा, कहता है जी मुझे ना इन दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। आपको बोलेगा मुझे इन लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बताओ और मुझे सोडियम से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बताइए, आपको कितनी मेहनत लग रही है। किसी भी चीज़ से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो अब वो क्या होता है, देखो ये सभी ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान से देखो, ये जितने भी मेरी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन तो होगी ना, इन सभी में अट्रैक्शन होती है। अब इन्होंने जब अट्रैक्शन हो किसी चीज़ से, जब अट्रैक्शन है किसी चीज़ को पकड़ रखा है तो उससे खींचना थोड़ा मुश्किल काम होता है, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। पर कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उन दोनों ने आपस में कितना अच्छे से पकड़ा हुआ है, लूजली पकड़ा हुआ है या टाइटली पकड़ा हुआ है। सिंपल सी बात, अगर सपोज कीजिए मैं अपने हाथ को बहुत टाइटली पकड़ लेता हूँ, तो आपको बोला जाए मेरा हाथ छुड़वा के दिखाइए, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मैंने हाथ को बस ऐसे रखा हुआ है कि अब मेरा हाथ छुड़ाओ, तो आप बहुत इजीली छुड़वा दोगे। तो आपको मेहनत पहले ज़्यादा करनी पड़ी, उसमें बोलेंगे जी आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ी अपनी बॉडी की, मेरा हाथ छुड़वाने के लिए, क्योंकि मैंने टाइटली पकड़ा हुआ था। तो इसमें मैं बोलूँ कि मेरे हाथों की अट्रैक्शन क्या थी, ज़्यादा थी। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी दोनों हाथों के बीच में, आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनको छुड़वाने के लिए। अगर मैंने लूजली पकड़ा हुआ है तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। सेम प्रोसीजर है वजह से यहाँ पर एनर्जी लगाने का मतलब कि हम कितनी एनर्जी लगाएंगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब जब आपको लिथियम और सोडियम दे दिया, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन निकालना आपने, ये वाला, और इधर से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना। आप पहले ये चेक करो कि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन दोनों में से अट्रैक्शन ज़्यादा किसकी होगी। सोचो, लिथियम वाले लास्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी कि सोडियम वाले लास्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। लिथियम वाले की लास्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपको बताया था ये अपोजिट चार्ज जितना दूर होगा अट्रैक्शन उतनी कम होती है ना। जैसे आपको मैग्नेट और एग्जांपल हो रहा था आयरन का, मान लीजिए एक आयरन का टुकड़ा यहाँ है, मैग्नेट यहाँ पर है, तो अट्रैक्शन नहीं होती। जितना ज़्यादा पास लेके आओगे ना अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होती है। तो अपोजिट चार्जेस के अंदर जितना ज़्यादा कम डिस्टेंस होगा अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होती है। तो हम बोलेंगे लिथियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी एज कंपेयर जिसके सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। तो इन दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा किसमें होगी?
सोडियम में, सॉरी लिथियम में। तो अब आपसे कोई पूछे कि आपको ज़्यादा मेहनत किस में लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा किसमें है, लिथियम में। तो हम बोलेंगे लिथियम में तो जी एनर्जी ज़्यादा लगती है और सोडियम में एनर्जी कम लगती है। सपोज करो मैं बोलता हूँ कि लिथियम में तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे 100 जूल एनर्जी लगेगी, तो सोडियम में कितनी एनर्जी लगेगी, 100 से कम ही लगेगी। सपोज करो मैं कहता हूँ कि 80 जूल एनर्जी लगती है। पोटाशियम का साइज सोडियम से भी बड़ा होता है, तो अब बताओ इसकी पोटाशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी 80 से कम लगेगी कि ज़्यादा लगेगी, कम लगेगी जी, क्योंकि और भी लूज हो गया। 60 मान लो। रुबिडियम के लिए और भी कम, सीजियम के लिए और भी कम, ठीक है। तो एक ट्रेंड देखो, आप क्या बोलेंगे, कहते जितना साइज छोटा होता है उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम होगा, और हमें पता है अपोजिट चार्जेस के अंदर जितना डिस्टेंस कम होता है इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होता है, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो साइज छोटा हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, यानी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में मेहनत कम करनी पड़ेगी। उसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। बोलो जी, क्या बात समझ में आती है। तो अब यहाँ देखो डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी कि बढ़ती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 100, 80, 60, 40, 20, तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कम होती चली जाएगी। क्या ये बात ठीक है जी। इसको हमने आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बोला, देखो कहते जी आपके पास सोडियम है, सोडियम से हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला था 2s2 2p6 और 3s1। आपको बोला सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालो। जैसे आप सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, सपोज करो 80 जूल एनर्जी लगती है, तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे सोडियम के बाद, बोलो, एक इलेक्ट्रॉन कम रह गया। और अपने को पता है कि इसके पास तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2s2 और 2p6। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। तो अब इसका नाम क्या था, याद करो, मैंने आपको बताया इन दोनों का। ये तो है सोडियम एटम, न्यूट्रल एटम, ये क्या है, सोडियम आयन। तो यानी कि ध्यान दो, अगर मैं किसी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, ये 2, 3 जितने भी इलेक्ट्रॉन निकालने के दौरान उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। या मैं ये बोलूँ कि किसी भी न्यूट्रल एटम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसको न्यूट्रल से आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन। यानी आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलेंगे हम, आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब समझ में आया, ये इसका मतलब होता है। ये आयनाइजेशन का मतलब क्या, कि न्यूट्रल एटम से कितने भी आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो रिलेट करेंगे आप, कि आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आयनाइजेशन एनर्जी लिखते हैं। ये साइज की क्या होगी, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होगी। साइज की क्या होती है, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे, देखो साइज जितना छोटा होता है, कम साइज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। बट साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। तो इसलिए आप रिलेट करके रखना रहिए, आयनाइजेशन और साइज आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं। आयनाइजेशन और साइज एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या ये बात ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है, ठीक। फिर आप इधर आ जाइए, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी। अब साइज धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब साइज धीरे धीरे इधर जाएगी तो डिक्रीज होता है, यानी कि बोरोन का साइज इसमें से सबसे बड़ा, छोटा 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 और भी छोटा। तो यहाँ जब साइज डिक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, बोलो, क्या इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एक को यार तो दूसरा अपने यहाँ पर रहता है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होते चले जाएंगे। सॉरी, साइज क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से
डिक्रीज होता चला जाएगा। और जब साइज डिक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी रजे, इंक्रीज करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी रजे, इंक्रीज करेगी। ठीक है, एक तो ये हुआ। अभी हम क्या बोलेगा, आयनाइजेशन एनर्जी को 2-3 अलग अलग फैक्टर से देखा जाता है। अभी हमने आयनाइजेशन निकालने का, एनर्जी निकालने का जो तरीका देखा वो किसके बिहाफ पर देखा, साइज के बिहाफ पर देख रहे हैं। हम देख रहे हैं साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इस बिहाफ पर हमने ये आपको दिखा दिया। लेकिन एक पॉइंट और भी रहता है इसका, और वो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इधर कहते हैं आपके पास बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इधर जाके तो साइज क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों में से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, बताओ। ऑक्सीजन की ज्यादा होगी क्योंकि ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। क्या ये बात ठीक है? ये अकॉर्डिंग टू द किसके, साइज, अकॉर्डिंग टू द साइज। लेकिन कहते हैं कि ये बात गलत है, ये बात गलत है। पेपर में ये आपसे पूछ भी देगा कि एक्सप्लेन व्हाई नाइट्रोजन हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन। एक्सप्लेन, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से, जबकि ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। अभी तक हमने यही रूल पढ़ा है कि जितना साइज छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ तो ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा। तो कहते हैं फिर कौन सा फैक्टर लगेगा, तो इसमें फैक्टर आएगा रजे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी हम इसको मेजर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं जी, आप इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लिख लेते हैं। नाइट्रोजन की कितनी होती है, 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 1s2, 2s2 और 2p4। क्या ये बात ठीक है? ठीक, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन दोनों की हमारे पास है। अब देखो, आपको एक चीज़ बताई थी मैंने, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे तो आपको बोला था 2 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, एक हाफ फिल्ड और दूसरा फुली फिल्ड। और सबसे लेस स्टेबल कौन सा भी ना, जो ना तो फुली फिल्ड है ना ही हाफ फिल्ड। अब आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के बताओ कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल आपको दिखाई दे रही है। नाइट्रोजन की। हम यहाँ बोलेंगे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तो दोनों सेम है। क्यों? अब यहाँ पर 2p3 में ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड जो है, और ये क्या है, ना तो हाफ फील्ड है ना ही फुली फील्ड है। तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? नाइट्रोजन की, ये मोर स्टेबल है। और आपको पता है, अब मान लीजिए ये बहुत स्टेबल, अपने आपको बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी देंगे? नहीं देंगे ना। इसलिए कहता जी ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देंगे, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। एक चीज़, जब हम नाइट्रोजन को बोलेंगे कि भाई तेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन हमें दे, तो इसके दिमाग में क्या है कि अगर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? हाफ फील्ड बन जाऊंगा, मेरी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा ना जी। इसलिए नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो ज़्यादा होती है। क्या रीज़न लिखोगे? ड्यू टू द हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आया जी आपको? ये अलग से क्वेश्चन आता है, एक सेक्शन में काउंट होता है कि आपके पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर ऑक्सीजन के। तो रीज़न दीजिए। रीज़न आपको यही मिलेगा
कि इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होती है जो कि ज़्यादा स्टेबल है, जबकि नाइट्रोजन के पास ना तो हाफ फील्ड है ना ही वो फील्ड है। समझ में आ रहा है एक चीज़। अब आयनाइजेशन एनर्जी के भी पार्ट्स हैं, जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैंने यहाँ बोला तो इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 1। भाई पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगी इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 1। अब मान लीजिए इन दोनों में से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी 100 मान लेते हैं 100 जूल, और ऑक्सीजन की वो कितनी होगी 80 जूल। क्या ये बात ठीक है? नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, ठीक है जी। अब दूसरा कहेंगे, अब एक बोलेगा आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड मतलब हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अब क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। अब कहता है कि आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालो, आपको बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन और निकालो। अब एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे, अब देखो अब ज़्यादा मेहनत कौन से किसके एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको निकालना। अब आप देखोगे कि ये नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नाइट्रोजन तो क्या होगा, तो हाफ फील्ड ना फुली फील्ड, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया हाफ फील्ड हो जाता है। अब आयनाइजेशन जो सेकंड होगी वो किसकी होगी ज़्यादा। अब ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी, और नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी कम। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड अब ऑक्सीजन का जाता है, ठीक है। तो वो यही पूछेगा कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम, लेकिन जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की कम होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके पास आएगा, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें रीजन कौन देगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कंसेप्ट आएंगे वो सिर्फ ये रहेगा हाफ फील्ड और फुली फील्ड, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो ये होता है जी आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी, इसको हम क्या बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। अच्छा एक चीज़ और भी थी, एटॉमिक रेडियाई की बात थी। वैसे वो एक होता है एटॉमिक रेडियाई, एक होता है आयनिक रेडियाई। एक होता है आपके पास एटॉमिक रेडियाई और एक होता है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई क्या होता है? आयनिक रेडियाई क्या होता है? कहते हैं जी देखो आपके पास ये सोडियम है, सोडियम कितना होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो न्यूक्लियस है, तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ मेजर करेंगे, यहाँ तक, इतना कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब कहते हैं कि सपोज करो हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, हमने इसका क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा जी, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिंक, बस एक इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे। अब कहता है कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको इसका जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है उसका डिस्टेंस कहाँ तक मेजर करेंगे, ये P6 तक। दो अलग अलग हुए। अब देखो जो न्यूट्रल एटम होता है उसकी रेडियाई को तो क्या बोलेंगे, एटम एंड न्यूक्लियस, न्यूट्रल तो एटॉमिक रेडियाई, और ये क्या है, ये एक आयन है, और जब इस आयन्स की रेडियाई देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, आयनिक रेडियाई। क्या बोलेंगे इसको, आयनिक रेडियाई। अब आयन भी दो टाइप के होते हैं, कैटायन होते हैं और एक अनायन होते हैं। अब ये है कैटायन। कैटायन जो भी होगा, कैटायन जो होगा वो अपने न्यूट्रल एटम से उसका साइज हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो डिस्टेंस पीछे वाले से मेजर करेंगे, जैसे आपको यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, क्लियर हुआ। तो कहते हैं आप इलेक्ट्रॉन देखो न्यूट्रल में तो यहाँ तक होगा, पर आयन का मतलब, कैटायन का मतलब एक साइज इलेक्ट्रॉन कम हुआ, यहाँ से मेजर करेंगे तो साइज छोटा। तो कैटायन का साइज, कैटायन हैविंग स्मॉल रेडियाई देन इट्स न्यूट्रल एटम। ठीक है, कैटायन का साइज हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। फिर ऐसे ही आप क्लोरीन देख लो,
क्लोरीन कितना होता है आपके पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है, 3p5 होता है। इस 3p5 को थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 3s2 और 3p5, इस 5 को एक बार ऐसा दे ताकि आपको समझ में आए। ये होगा 3p5। अब इसका इलेक्ट्रॉन भी कहां से कहां मेजर करेंगे, ये 5 तक, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। क्लोरीन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि 17 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नोबल गैस बनेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p ऐड होगा कि कम होगा, ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा तो देखो यहाँ इस न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस यहाँ तक होगा। तो अब देखो कैटायन, न्यूट्रल एटम और अनायन, इसमें से साइज किसका ज़्यादा होगा, अनायन का साइज है। क्यों, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। अगर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है तो उसका डिस्टेंस पहले के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जब थोड़ा सा साइज बढ़ेगा तो मैं क्या बोलूँगा, अनायन का साइज क्या है, लार्जर, किससे, उसके न्यूट्रल एटम। तो इसमें बोलेंगे anion having larger size या larger radii than its neutral atom। ये दो लाइन आपने जरूर याद रखनी है कि आपके पास कैटायन का साइज अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होता है, अनायन का साइज अपने न्यूट्रल एटम से क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। हो गया यहाँ तक। फिर आएगा आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपके पास मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर के लिए क्या करें, कहते हैं आपके बोरॉन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, मीडियम, सी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। यहाँ हम कर देंगे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये टॉपिक है हमारा मेटालिक कैरेक्टर। अब आपसे ये पूछेगा जी कि मेटालिक कैरेक्टर बताओ जी क्या होते हैं, क्या होते हैं जी मेटालिक कैरेक्टर। सबसे पहले आप मुझे मेटल की डेफिनेशन बताइए कि मेटल क्या होता है। हम बोलेंगे दो सब्सटेंस विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन इजीली। जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी लॉस कर देगा वो क्या होता है, इतना अच्छा मेटल होता है। अब थोड़ा सा दिमाग आपने लगाना है कि कौन सा एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करता है, कौन सा एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा, यानी कि जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा यानी कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम, है ना, तभी तो करेगा अभी जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। और अब आप देखो साइज के अकॉर्डिंग किसका, जिसका साइज छोटा होता है किसका साइज बड़ा होता है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा। जिसका साइज जितना ज़्यादा लार्ज होगा रजे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मतलब कि वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो आपसे कोई ये पूछे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसको छोड़ो, ग्रुप 1 को ले लो, इस पूरे ग्रुप 1 के अंदर 5 एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, बेरिलियम, सीजियम। आपसे पूछेगा सबसे साइज छोटा किसका है इस ग्रुप के अंदर, लीस्ट, और इसका लार्ज, ये बात ठीक है जी, साइज। अब हमें पता है कि जो एलिमेंट का साइज जितना बड़ा होता है
उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है। तो साइज जितना बड़ा होता है जी इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करेगा, डोनेट करेगा। और जो एलिमेंट जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उतना अच्छा क्या होता है, मेटल। तो यानी कि इसके मेटल क्या है, ये हाई पावर के। क्या ये बात ठीक है जी? इसमें लिथियम का साइज सबसे छोटा, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल, यानी कि इसके अंदर मेटल की कैरेक्टर बहुत कम। सोडियम के अंदर मेटल की कैरेक्टर कम होगी कि ज़्यादा होगी, बताओ? लिथियम से ज़्यादा होगी क्योंकि इसका साइज थोड़ा बड़ा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी लिथियम से ज़्यादा। पोटाशियम के अंदर सोडियम से भी ज़्यादा, रुबीडियम में पोटाशियम से भी ज़्यादा और सीजियम में रुबीडियम से भी ज़्यादा। तो हम एक लाइन याद करें कि जब हम दामदा ग्रुप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। और हमें पता है जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उतना अच्छा मेटल है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम दामदा ग्रुप जाएंगे तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होगी, इसको मेटेलिक प्रॉपर्टी बोल देते हैं जी। मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या करेगी, इंक्रीज करती है। हम जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं साइज बढ़ता है, और हमें पता है जिसका साइज जितना बड़ा होता है वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यानी कि वो उतना अच्छा मेटल होगा। तो साइज जिसका ज़्यादा लार्ज होगा वो उतना अच्छा मेटल होता है। कई बार ठीक है, ठीक है जी। तो दामदा ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक साइज हमेशा बढ़ता है, यानी कि जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं बड़े वो बहुत अच्छे मेटल्स होते हैं। क्लियर हुई बात? अब आप इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन हो, आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं मैं, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज। साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर हो गई बात? अब आपसे कोई पूछे सोडियम और मैग्नीशियम में से लार्ज साइज किसका है, सोडियम का है, ठीक है जी। अब आपसे कोई ये पूछे इन दोनों सोडियम और मैग्नीशियम में से ज्यादा अच्छा मेटल कौन सा है, सोडियम है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा। क्लियर हुई ये बात? तो कहते जी सोडियम की मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा किससे, मैग्नीशियम से। लिथियम की बेरिलियम से क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपली मैं पूरी बात में बोलूं, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं ग्रुप 2 से ज्यादा अच्छे मेटल है। ग्रुप 1 एलिमेंट की मेटालिक प्रॉपर्टी ग्रुप 2 से क्या होती है, ज्यादा बेटर होती है। क्या ये बात ठीक है? ठीक है जी। अगर आप अब इधर आइए, बेरिलियम पे चलते हैं, बोरोन पे, बोरोन से इधर चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। अब मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी बोलो, देखो मान लीजिए बोरोन है, बोरोन है, या आपके पास लिथियम या आपके पास बेरिलियम। लिथियम का साइज बड़ा, छोटा, 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 छोटा और जो छोटा, तो ये कॉन्टिन्यूसली साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। और जब साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। और इलेक्ट्रॉन लॉस, जितना इलेक्ट्रॉन लेट लॉस करेगा या लॉस नहीं करेगा वो उतना ही कम मेटालिक होता है। तो यानी कि मैं क्या बोलूं कि जी आप जब इधर जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। मेटालिक प्रॉपर्टी क्या करती है मुझे, डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बोलो जी, यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है। तो मेटालिक प्रॉपर्टी का भी अब मेटालिक प्रॉपर्टी या मेटालिक कैरेक्टर एक ही बात होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। क्या ये बात ठीक है? मेटालिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अगर साइज बड़ा है, साइज ज्यादा है तो मेटालिक प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी, साइज कम है तो मेटालिक प्रॉपर्टी भी क्या होगी, कम होगी। क्या ये बात ठीक है जी? समझ में आता सभी को? ऐसे ही इसका बिल्कुल अपोजिट नॉन मेटल्स, इसको बोलेंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इसी में पढ़ते हैं इसको हम, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब ये क्या होता है, कहते हैं जी आपके पास जो सब्सटेंस जितना लेट इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, उल्टा बिल्कुल, जो जल्दी करेगा वो मेटल और जो नहीं करेगा वो नॉन मेटल। वो क्या करेगा, नॉन मेटल। एक लाइन और याद कर लेते हैं, जैसे हम ना, अब साइज मान लीजिए बहुत छोटा है, सपोज करो
आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन, इसकी अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा। कुछ एलिमेंट जिनका साइज बहुत छोटा होता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस तो करेगा नहीं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बल्कि किसी भी दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है। उनके पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। इसीलिए इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, उल्टा कर दिया जी। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, उसको वो उतना अच्छा क्या होगा, नॉन मेटल होगा, सीधी सी बात। या ऐसे बोल दो, साइज जितना छोटा होता है उसके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, बिल्कुल। अब इसमें देखो, आपके पास इस पूरे ग्रुप के पीरियड के अंदर बोलो, इस पूरे पीरियड में सबसे ज़्यादा नॉन मेटल कैरेक्टर किसके होने चाहिए, फ्लोरीन के होने चाहिए, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा होता है। उस पूरे पीरियड के अंदर सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का, तो इसके नॉन मेटल कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट टू राइट आप जब जाओगे तो नॉन मेटल प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी रजे, इंक्रीज करती है। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि इसके अंदर तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। एक याद रख लो, दूसरा बिल्कुल अपोजिट है। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या करती है, नीचे जाएंगे तो डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या करेगी, इंक्रीज। सिर्फ दो ही बात है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है साइज के क्या होती है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट अगर इसमें मैं उल्टा कर दूं, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बोल दो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ऐसे कह सकते हैं, जितना साइज छोटा होगा नॉन मेटल उतने क्या होंगे, बड़े होंगे, अच्छे होंगे, और जितना साइज बड़ा होगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतने क्या होंगे, कम होंगे। सिंपल सी बात है। तो इसको बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। समझ में आया जी आपको। तो इसलिए देखो, आपके पास जितने भी ये सबसे ज़्यादा साइज किसका बड़ा होगा इस ग्रुप के पीरियड के अंदर, अगर आपसे बोले ग्रुप नंबर 3, 4, 14, 13, 15, 16, 17, ऐसे किसमें का होगा सबसे बड़ा साइज, ग्रुप फर्स्ट का होगा। ये भी तो है ना, इसके बाद ग्रुप फर्स्ट का साइज सबसे बड़ा होता है पूरी पीरियड टेबल में। ग्रुप 1 सबसे लार्जेस्ट होते हैं, और सबसे छोटा किसका होगा, ऐसे जाएंगे तो ग्रुप नंबर 17 का। ठीक है, तो ये है जी आपके पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर।